नमस्कार, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है चरक संहिता का चिकित्सा स्थान का स्टडी कैसे करें। तो चरक संहिता में बस एक चिकित्सा स्थान है ऐसा नहीं है, बाकी भी स्थान है, सूत्र स्थान से लेकर ऑलमोस्ट सिद्धि स्थान तक या फिर बाकी भी संहिता है, उसमें भी काफ़ी सारे स्थान देखे जाते हैं। फिर भी हम चिकित्सा स्थान के लिए एक अलग वीडियो क्यों बना रहे हैं हम? तो इसके 2 इम्पोर्टेंट रीज़न्स हैं कि जिसके कारण हम लोग ये अलग वीडियो बना रहे हैं। एक तो चिकित्सा स्थान अगर आप देखोगे तो सबसे कठिन स्थान माना जाता है, यानी कोई भी जो एआईबीटी प्रिपरेशन कर रहा है, वो अगर स्टूडेंट से अगर आप पूछोगे तो मोस्टली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स चिकित्सा स्थान जो चरक का है, उसी को ज़्यादा कठिन मानते हैं। और दूसरा ऐसा है कि इसका वेटेज भी फाइनल एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसा उसका वेटेज ज़्यादा है, लेकिन ये 2 रीज़न्स हैं जिसके कारण हम चिकित्सा स्थान का एक अलग वीडियो बना रहे हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि चरक संहिता कौन से ऑथर की पढ़नी चाहिए। तो आपके सामने ऐसे एक इमेज दिख रहा होगा जिसमें 4 बुक है, लेफ्ट साइड से राइट साइड तक देखोगे तो। पहला जो बुक है ब्रह्मानंद त्रिपाठी इनकी बुक है, जो ब्लू कलर की बुक है लेफ्ट साइड की। तो ये ब्रह्मानंद त्रिपाठी की बुक हम हमारे टाइम पे पढ़ते थे, या फिर मैंने काफ़ी सारा टीचिंग इसी से किया है। देन एकदम लास्ट का बुक देखिए, तो लास्ट का बुक जो है वे हिंदी व्याख्या के साथ है, विद्युत हिंदी व्याख्या के साथ उसके ऊपर लिखा है। तो यही बुक आजकल थोड़ा-सा बेटर वर्ज़न में बन चुका है। यही बुक सेकंड जो आपको दिख रहा होगा, ये रेड कलर का भी बुक बन चुका है। यानी लास्ट का जो बुक मैंने इस इमेज में दिखाया, वही अभी थोड़ा-सा बेटर होके ये रेड कलर का बुक है, जिसके ऑथर का नाम है काशीनाथ पांडे शास्त्री या फिर गोरखनाथ चतुर्वेदी। तो इनकी जो बुक है, ये थोड़ा-सा आजकल स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ने लगे, ज़्यादा इसको थोड़ा लाइक करने लगे, क्योंकि कलर पे जैसे पढ़ने में सिंपल है, इसलिए बच्चों को शायद पसंद आती होगी। तो ये थोड़ा-सा आप समझ सकते हो कि ये रेड वाली बुक आजकल थोड़ा स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ते हैं। इसके बाद तीसरी भी बुक है जो प्रोफेसर अगर देखो विद्याधर शुक्ल और रविंद्र त्रिपाठी इनकी बुक है। ये भी बुक अच्छी है, थोड़ी-सी कलर कॉम्बिनेशन में नहीं आती, व्हाइट कलर की, लेकिन पढ़ने में बहुत सिंपल है। हमारे टाइम पे भी काफ़ी सारे सीनियर इसको यूज़ करते थे। जो तीसरी बुक है, जो आचार्य विद्याधर शुक्ल और प्रोफेसर रविंद्र त्रिपाठी इनकी बुक है। तो ये 4 बुक है, इसमें से करंटली बुक जो आप देखोगे तो ये रेड कलर की बुक जो है, जो काशीनाथ पांडे शास्त्री और प्रोफेसर गोरखनाथ चतुर्वेदी इनकी यूज़ करते हैं स्टूडेंट। इसके बाद और एक मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखा दूँगा जिसमें चरक संहिता विद चक्रपाणी टीका। तो कोई-कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो चक्रपाणी टीका संस्कृत में ही पढ़ लेते हैं। बहुत कम ऐसे रेयर स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन जो चक्रपाणी टीका यानी संस्कृत में ही पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर किसी को ऐसा चाहिए कि चक्रपाणी टीका विद उसका हिंदी ट्रांसलेशन है, तो ये मैं जो इमेज में दिखा रहा हूँ ये बुक है, जो चरक संहिता का विद चक्रपाणी टीका का दोनों का हिंदी ट्रांसलेशन दे देती है। यानी चरक संहिता में भी संस्कृत श्लोक है, चक्रपाणी टीका में भी संस्कृत श्लोक है। तो ये सभी का जो हिंदी ट्रांसलेशन आपको इस बुक में मिलेगा, जिसका जो ऑथर का नाम है उनके हरिश्चंद्र सिंह कुशवा ऐसे नाम है। तो ये थोड़ा-सा मैं इमेज में दिखा दूँगा आपको कि हरिश्चंद्र सिंह कुशवा, ये उनकी बुक है। ये आपको चक्रपाणी टीका का हिंदी ट्रांसलेशन इसमें अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि चरक संहिता का जो चिकित्सा स्थान है, इसका फाइनल एआईपीटी एग्ज़ाम में पिछले 6 साल में क्या वेटेज रहा। तो 2020 से अगर आप देखोगे तो इमेज में दिख रहा होगा कि आपको 2020 में 19 क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं। 2021 में 11 आ चुके हैं, 2022 में 13 आ चुके हैं, 2023 में 14 क्वेश्चंस आ चुके हैं, 2024 में 16 क्वेश्चंस हैं और 2025 में 13 क्वेश्चंस हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो नियरली 15 टू 16 क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाते हैं। तो 15 क्वेश्चंस भी अगर आप मानते हो तो उसमें 60 मार्क्स का अगर आप देखोगे तो प्रोपोर्शन यहाँ से है। जो नियरली 480 मार्क जो फाइनल एग्जाम है, उसमें से 60 मार्क्स आपको आप पकड़ लो कि आपको इसी स्थान से मिल जाएँगे। थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है लेकिन आप पकड़ सकते हो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, तो इसलिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि चरक संहिता का जो चिकित्सा स्थान है, इसके इम्पोर्टेंट अध्याय कौन-कौन से हैं। तो चरक संहिता में 30 अध्याय हैं चिकित्सा स्थान में, तो इसमें कौन-सा अध्याय इम्पोर्टेंट है, कौन-सा नहीं है, बोलना कठिन है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी अध्याय के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं। फिर भी हमने एक शॉर्ट लिस्ट बना दी है 23 अध्याय की, तो इसे आप याद रख सकते हो, इससे पहले कर सकते हो। लेकिन मैंने जैसे बोला कि हर एक अध्याय के ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इसी का एक उदाहरण यहाँ पे है कि इस लिस्ट में हमने वाजीकरण अध्याय इंक्लूड नहीं किया है या फिर तृष्णा अध्याय इंक्लूड नहीं किया है। फिर भी अगर आप देखोगे तो पिछले साल 2025 में एआईबीटी में वाजीकरण अध्याय के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, या फिर यूपीएससी 2025 में तृष्णा अध्याय के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। इसलिए बोलना कठिन है कि कौन-सा अध्याय इम्पोर्टेंट है, कौन-सा नहीं है। फिर भी अगर आप एक शॉर्ट लिस्ट चाहिए कि जो अध्याय फ्रीक्वेंटली जिसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इस लिस्ट को हमने दिया है 23 अध्याय का लिस्ट। इससे आप एक स्क्रीनशॉट निकाल के सेव कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि चरक चिकित्सा का जो स्टडी है, ये संहिता से करें कि नोट से करें। जो स्टूडेंट हमेशा पहला जब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन तो पूछता है कि नोट से पढ़ाई करनी चाहिए कि संहिता से करनी चाहिए। तो पहला जो देखिए कोई भी लेक्चर आप सुनते हो, वीडियो लेक्चर हो, ऑडियो लेक्चर हो, जब आप सुनते हो, देखते हो, तो उसका जो भी आप स्टडी करते हो संहिता से करो। पहले संहिता से करो,
फिर धीरे-धीरे आप नोट्स पे शिफ्ट हो जाओ। यानी कैसे करना है ये सब? पहले संहिता में हर एक पॉइंट मार्क कर लो और फिर नोट्स में देखो कि कौन से पॉइंट छूट गया है और फिर वो ऐड कर सकते हो आप नोट्स में। और फिर अगली रिवीजन आप सेकंड रिवीजन हो, थर्ड रिवीजन हो, आप नोट से करते रहो। लेकिन हर एक रिवीजन करते समय आपको संहिता सामने रखनी है, संहिता के श्लोक देखते रहने हैं। क्यों देखने हैं हम आगे जब पीवाई को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तब हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ये ज़रूरी है। लेकिन आप याद रखो कि पहली रीडिंग आप हमेशा संहिता से कर लो, संहिता में हर एक पॉइंट मार्क करो जो लेक्चर में सिखाया जाता है और उसके बाद आप नोट्स में शिफ्ट हो जाओ। नोट्स में वो पॉइंट ऐड कर लो जो संहिता में एक्स्ट्रा है या फिर संहिता में है और नोट्स में छूट गए हैं, वो पॉइंट ऐड कर लो और नोट्स के आगे रिवीजन करते समय, हर एक रिवीजन करते समय हमेशा संहिता सामने रखो, श्लोक को देखते रहो और फिर नोट्स से रिवीजन करो। क्यों ऐसे करना है? बिकॉज नोट्स एक कंसाइज फॉर्मेट है जो आपको एंड में एक फास्ट रिवीजन के लिए हेल्प करता है, लेकिन हर टाइम आपको याद रखना है कि संहिता सामने रखना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि चरक संहिता का चिकित्सा स्थान का स्टडी कैसे किया जाए। तो देखिए कि चरक संहिता का जो चिकित्सा स्थान है, इसे ये बहुत वोलाटाइल स्थान है। एक बार आप पढ़ लोगे तो तुरंत भूल भी जाओगे। तो इसलिए इसे कभी बल्क रीडिंग करके आप छोड़ नहीं सकते। बल्क रीडिंग यानी क्या कि 1-2 महीने आपने समझो पूरे 30 अध्याय खत्म कर दिए, 30 अध्याय आपने 2 महीने में खत्म कर दिए और बाद में देखा ही नहीं उसे। तो ऐसे कभी नहीं चलेगा, आप फिर बाद में सब चीज़ें भूल जाओगे। तो इसे थोड़ा पढ़िए रोज़, लेकिन पढ़ते रहिए। डेली कंसिस्टेंटली थोड़ा पढ़ना चाहिए। समझो एटलीस्ट हफ्ते में समझो 7 दिन में 5 दिन तो आपको चर्च चिकित्सा पढ़ना ही चाहिए। तो आप समझो थर्ड ईयर में हो या फिर इंटर्नशिप में हो या फिर इंटर्नशिप के एकदम लास्ट फेज में हो जहाँ आप एग्जाम के नजदीक हो, किसी भी फेज का स्टूडेंट हो, तो इसे चर्च चिकित्सा पहले से पढ़ना चाहिए या डेली थोड़ा पढ़ना चाहिए। और हफ्ते में समझो कि 7 दिन में 5 दिन तो चर्च चिकित्सा का स्थान आपको कहीं ना कहीं तो आपके शेड्यूल में रखना चाहिए और डेली एटलीस्ट 1 घंटे का समय तो आपको चर्च चिकित्सा पढ़ना चाहिए। तो ये बल्क रीडिंग करने वाला स्थान नहीं, इसे रसशास्त्र जैसे पढ़ा जाता है या फिर द्रव्यगुण जैसे पढ़ा जाता है, वैसे इसको पढ़ना चाहिए। डेली थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहो। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि चरक संहिता का चिकित्सा स्थान का रिवीजन कैसे करें? तो रिवीजन करने की याद रखिए कि 3 उपाय हैं, एक है नोट्स, दूसरा है टेस्ट और तीसरा है डिस्कशन। तो नोट से आप रिवाइज़ कर सकते हो, नोट से आपकी रिवीजन काफ़ी फास्ट हो जाएगी, लेकिन वो वही पॉइंट है कि आप पहले संहिता से पहले रीडिंग याद रखो कि करना है पहला रीडिंग और जो भी पॉइंट संहिता में नहीं है वो नोट्स में ऐड करने हैं, भले वो श्लोक हो वो या फिर कोई दूसरा पॉइंट हो, वो नोट्स में ऐड करना है। नोट्स जब कंप्लीट हो जाए तो नोट्स की रिवीजन रखनी है, लेकिन हर एक रिवीजन के टाइम पे आपको संहिता सामने रखनी है। दूसरा है कि टेस्ट के थ्रू आप रिवाइज़ कर लो और टेस्ट के टाइम पे आप रिवाइज़ करते हो तो तुरंत टेस्ट मत सॉल्व करो। एक 8-10 दिन का समय जाने दो। समझो कोई भी अध्याय आप पढ़ते हो तो 8-10 दिन का समय जाते हैं, तो थोड़ा-सा कुछ चीज़ें भूल जाती है और आप जब टेस्ट सॉल्व करते हो और कुछ चीज़ें समझो गलत हो जाती है तो और ज़्यादा आपकी लंबे समय तक याद रहती है। बिकॉज़ अब गलत हो जाता है तो हम जाके पढ़ते हैं और गलत होने से एक अलग उसकी मेमोरी बन जाती है। तो इसलिए याद रखें कि टेस्ट भी सॉल्व के थ्रू अगर रिवीजन करना होगा तो सॉल्व करने का जो समय है 8-10 दिन का थोड़ा-सा गैप रखो आपके रीडिंग में और फिर टेस्ट सॉल्व करो। इससे भी आपकी काफ़ी सारी अच्छी रिवीजन हो जाएगी। और तीसरा पार्ट है कि डिस्कशन, जो हमारे टाइम पे हम ऐसे ही डिस्कशन करते थे कि डिस्कशन कैसा है कि हर एक आदमी को पॉसिबल नहीं है। जिसका समझो कोई फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप है, तो उनके लिए ठीक है। जैसे हमारे टाइम पे हम लोग हॉस्टल में पढ़ते थे, तो हॉस्टल में कैसे काफ़ी जल्दी ग्रुप बन जाते थे। तो हम लोग क्या करते थे कि चलो जी कैसा पढ़ना होगा तो हम पूरा दिन समझो खत्म होने के बाद रात के 10 बजे उसका डिस्कशन स्टार्ट कर देते। बिकॉज़ पूरा थक गए, अभी रात के 10 बजे हैं, तो किसी का पढ़ने का अकेले पढ़ने का मन नहीं करता था। तो रात के 10 बजे हम लोग समझो पढ़ना स्टार्ट कर दिए, डिस्कशन स्टार्ट कर दिए। तो कोई एक स्टूडेंट, जनरली मैं ऐसा करता था कि मैं लाउडली पढ़ता था चरक चिकित्सा का हर एक श्लोक और बाकी लोग फिर उसमें पार्टिसिपेट करते थे, डिस्कशन करते कि इसका मीनिंग क्या है। और फिर एक चैप्टर पूरा डिस्कस होने के बाद उसको थोड़ा-सा हम इंडिविजुअली पढ़ते थे, अपना-अपना रीडिंग करते थे और उससे क्वेश्चंस पूछते थे एक-दूसरे से। तो ऐसे क्वेश्चन एक-दूसरे से पूछने से काफ़ी लंबे समय तक हमारे वो चैप्टर याद रहते थे। बिकॉज़ हमने एक पहला तो रीडिंग एक-दूसरे के साथ कर लिया, डिस्कस कर लिया, हर एक श्लोक डिस्कस कर लिया। फिर इंडिविजुअल भी रीडिंग कर लिया और क्वेश्चंस एक-दूसरे से काफ़ी सारे पूछ लिए। क्वेश्चन पूछते समय कुछ मेमोरीज़ बन जाती है, किसी ने कुछ जोक कर लिया, कुछ ऐसा उल्टा-सीधा बोल दिया ऐसे। तो इससे काफ़ी मेमोरीज़ बन जाता था और याद रहता था। और सेम आपके भी साथ हो सकता है, अगर आपका कोई डिस्कशन का ग्रुप हो तो ज़रूर डिस्कशन कर लो। इससे भी काफ़ी आपकी चर्चा चिकित्सा की रिवीजन होती रहेगी। या फिर बाकी भी स्थान, किसी भी स्थान के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो, ये मेथड। ये बहुत यानी काफ़ी इफेक्टिव मेथड है। इसके बाद हम कुछ पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे जिससे आपको समझेगा कि चरक चिकित्सा के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि चरक के अनुसार सर्वतः सुविशुद्धायाम शेषम कर्म विधीयते, ये किस संदर्भ में कहा गया है? तो ये एक्चुअली इसका आंसर योनियोप चिकित्सा है, जो 2023 में एआईबीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका मतलब ऐसा है कि अगर आप चरक चिकित्सा का
30 नंबर का अध्याय निकाल के उसमें 46 नंबर का श्लोक देखोगे, तो इसमें ये दिया है कि सर्व व्यापनम योनितो कर्मभि वमना देवी मृदु भी पंच भी नारी स्निग्धम स्विन्नो उपचारित। यानी इसका मतलब क्या है कि सभी प्रकार के योनिया पद में वमन आदि कर्म करे, यानी पंचकर्म करे जो मृदु होने चाहिए। ये उन्होंने लिखा है कि मृदु पंचकर्म करे, और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि जो शेष कर्म यानी बाकी भी कुछ करना होगा तो आप कर सकते हो। तो उन्होंने इतनी लाइन उठाई है कि सर्वथा सुविशुद्धायाम शेषम कर्म विधीयते। तो यही लाइन उन्होंने पूछा है कि ये किस वैदिक लिए कहा गया है। तो देखिए, आप योनिपद अध्याय अगर आप देखोगे, कोई अगर योनिपद अध्याय पढ़ चुका है तो उसमें 20 योनिपद के लक्षण हैं, फिर उसके बाद प्रदर के लक्षण हैं, फिर ध्वजभंग है, देन औषध काल का वर्णन आता है, देशानुसार देश के अनुसार पथ्य पालन है, पुष्पाणु चुनो जैसे इंपॉर्टेंट कल्प है, काफी सारे बाकी चीजें हैं। ये इतना छोटा सा श्लोक पूछने में बहुत डिफिकल्ट ये क्वेश्चन हो जाता है। तो इसलिए देखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सिंगल उन्होंने श्लोक उठाया है जो बहुत रेयर श्लोक है, जिसको कोई ऐसे बहुत हाईलाइट नहीं करेगा। ऐसे क्वेश्चन इन्होंने 2023 में पूछा गया है, जिसका आंसर यूनिया चिकित्सा है। तो ये आप जाके देख सकते हो, 30 नंबर के अध्याय में 46 नंबर का श्लोक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र शुक्र स्थानम दोषांच अपकर्षेति निम्न में से किस रसायन के लिए बताया गया है। ये पिछले 1-2 साल का ही क्वेश्चन है, जिसका आंसर च्यवनप्राश रसायन है। तो वैसे सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। इसका मतलब ऐसा है कि मूत्र स्थान और शुक्र स्थान के दोष कम करना किस रसायन का फायदा है, तो ये च्यवनप्राश रसायन का फायदा है। इसमें हम लोगों को क्या बताना है कि देखिए, यहाँ पे भी श्लोक से ही पूछा गया है कि च्यवनप्राश के बारे में बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन्होंने फलश्रुति में से एक छोटी सी लाइन, छोटा सा श्लोक उठाया गया है। अगर ये पॉइंट अगर आपके नोट्स में मिस होता तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल है। इसलिए आपको संहिता हरदम आपको साथ में रखनी है और संहिता से पढ़ना है, और श्लोक से नोट से तो रिवाइज करना ही है आपको, लेकिन हरदम आपको श्लोक, जो संहिता के श्लोक है, उसे देखते रहना है कि कहाँ कोई लाइन छूट ना जाए आपसे। तो इसलिए ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे पीवाईक्यू में डिस्कस किया है कि आपको श्लोक से पढ़ना क्यों जरूरी है या फिर संहिता से पढ़ना क्यों जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो पिछले साल ही पूछा गया था 2025 में, कि वृश्चिक का चरकसेता के वाजीकरण अध्याय में निम्न में से कौन से पाद में उल्लेख है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन हमने इसके लिए रखा है, इसका पहले आंसर में बोलता हूँ, इसका आंसर पुमानजात बलादिक है। ये पिछले साल का क्वेश्चन है 2025 का। तो ये क्वेश्चन हमने इसके लिए रखा है कि जनरली अगर आप देखोगे तो रसायन और वाजीकरण में स्टूडेंट जनरली रसायन अध्याय की कल्प याद रखते हैं कि रसायन अध्याय के जो 4 पाद उसमें शिलाजी तृतीय पाद में आता है, या फिर समझो पिपली तृतीय पाद में आता है, या फिर भल्ला तक सेकंड में आता है, देन च्यवनप्राश पहले में आता है, आचार्य रसायन चतुर्थ पाद में आता है। ये सब जनरली स्टूडेंट को याद रहता है, लेकिन वाजीकरण के एक वृश्चिक का कल्प का जो संदर्भ याद रखना बहुत मुश्किल है, बिकॉज उसमें वृक्ष नाम से काफी सारे कल्प आ चुके हैं। इसलिए ये पॉइंट हमने यहाँ पे रखा है कि देखिए कितना रेयर क्वेश्चन उन्होंने बना दिया है कि जनरली अगर कोई रिपीटर स्टूडेंट भी हो तो भी वो वाजीकरण अध्याय के कल्प का संदर्भ याद नहीं रखेगा। तो इसलिए उन्होंने बहुत थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा था जो पिछले साल 2025 में था। तो ऐसे पीवाईक्यू से आप काफी सारा लर्निंग ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो पीवाईक्यू मैंने ये इसलिए रखा है ताकि आपको, एक स्टूडेंट को एक फोबिया होता है कि कल्प बहुत है चरक संहिता में, चिकित्सा स्थान में, और उतने सारे कल्प याद नहीं रहते हैं, और वो एक साथ सेम सेम कल्प याद रखना और मुश्किल हो जाता है, और खामखा स्टूडेंट उसके ऊपर ज्यादा मेहनत लेते हैं। जैसे सिद्धार्थक स्थान है तो सिद्धार्थक तेल पड़ेगा, सिद्धार्थक घृत पड़ेगा, ऐसे नजदीक नाम के कल्प पढ़ के खुद को और कंफ्यूज कर लेता है। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा नहीं जाता। आपके सामने एक क्वेश्चन है 2024 का, आप देखोगे इसमें 5 उन्होंने सेंटेंस दिए और उसमें से उन्होंने बोला कि कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है। पहला उन्होंने लिखा है कि सिद्धार्थक स्थान कुष्ठम यूज करते हैं, तो ये सही है। बहुशुघ्रुतम च उत्तरवर्तिकम राजश्मा में, यानी भोजन के बाद घृतपान करना राजश्मा में लिखा गया है, तो ये भी सही है। लंघन उन्होंने बोला कि वातज अपस्मार में करे, ये गलत है, बिकॉज लंघन करने से वात और बढ़ेगा, तो ये गलत है। पंचगव्य घृत उन्होंने बोला कि हृदय रोग में है, तो ये गलत है, बिकॉज ये अपस्मार में यूज करते हैं। पंचगव्य घृत, महापंचगव्य घृत हमें पता होता है कि दोनों अपस्मार में है। गंडीरद अरिष्ट उन्होंने वात व्याधि बोला, लेकिन एक्चुअली शोथ में है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन अगर आप देखोगे तो पहला ऑप्शन ए और बी है, दूसरा बी और सी है। तो बी और सी में सी हमें पता चलता है कि ये गलत है, लंघन वाला गलत है, तो ऑलमोस्ट तीसरा और दूसरा ऑप्शन हम कट कर सकते हो यहाँ पे आप, क्योंकि सी दोनों जगह पे उन्होंने बोला कि केवल सी डी, केवल बी और सी, उसमें सी आता है, तो ऑलमोस्ट दोनों ऑप्शन हम कट कर सकते हैं, 2 और 3, क्योंकि इसमें सी आ रहा है। और चौथा जो है वो डी और ई वाला जो है, उसमें भी क्योंकि मैंने अभी बोला कि पंचगव्य घृत जो है ये अपस्मार में आता है, ना कि हृदय रोग में आता है, तो ये भी गलत हो जाता है डी और ई वाला।
इस तरीके से अगर आप थोड़ा देखोगे तो इतना भी क्वेश्चन यानी कठिन नहीं है कि 5 उन्होंने जो एलिमेंट दिए इसमें से, तो आपको थोड़ा भी आप पढ़ लोगे तो इतने जो कल्प का हम टेंशन लेते हैं चरक संहिता चिकित्सा का, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल्प वाले क्वेश्चन उल्टा जल्दी आप याद यानी सॉल्व कर सकते हो। तो ये इस क्वेश्चन से आप थोड़ा समझ में आ सकता है आपको, इसलिए ये पीवाईक्यू हमने रखा है। इसके बाद नेक्स्ट पीवाईक्यू 2024 का ही है। पुनः पुनः स्नेहपानम निरोह स अनुवासनम, यानी बार बार स्नेहपान करें, निरोह वस्ति दिया और अनुवासन वस्ति दिया, किस व्याधि के संदर्भ में कहा है। वैसे ये भी कठिन क्वेश्चन नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन इतने अच्छे दिए नहीं है। विसर्प, कुष्ठ, गुल्म, कुष्ठ, अपस्मार, ये थोड़ा पढ़ने के बाद समझ में आता है कि गुल्म में ऐसा हो सकता है। समझो अगर ऑप्शन चेंज कर दे, वात रक्त रखा जाता, वात वेदी रखा जाता, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। लेकिन ये वैसे ऑप्शन इतने कठिन नहीं है, तो गुल्म में दिखा है। लेकिन इसमें हमें क्या दिखाना है कि देखो चिकित्सा सूत्र के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं पिछले कई सालों से। अगर आप देखो चिकित्सा सूत्र, जैसे पिछले साल वातरक्त का आया था, तो ये 2024 में गुल्म का आया है। तो हर बार आप देखो चिकित्सा सूत्र काफी बार पूछने लगे हैं वो। तो वो आप याद रखो कि चिकित्सा सूत्र जनरली पूछे जाते हैं, जो अलग अलग व्याधि में एक हाईलाइटेड कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, तो आपको वो याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पीवाई को डिस्कस करते हैं, जो पांडु संप्राप्ति के बारे में आ चुका है। तो पांडु संप्राप्ति के बारे में देखिए, पहले मैं थोड़ा शॉर्ट में पांडु संप्राप्ति को समझाता हूँ, और उससे फिर उन्होंने कैसे क्वेश्चन में कन्वर्ट किया है हम देखते हैं। तो पांडु संप्राप्ति का श्लोक आपको ऐसे मिलेगा, जो चर्चिकेसा का 16 नंबर का अध्याय है कि समुदीर्णम यदा पित्तम हृदय समवस्थितम वायुना बलिनाम क्षिप्तम संप्राप्य धमनी दश, ऐसे लिखा है। यानी जो पित्त हृदय में होता है, हृदय में कौन सा पित्त होता है, तो साधक पित्त, ये वायुनाम बलिनाम क्षिप्तम यानी वायु उसे बलपूर्वक बाहर निकालता है, और दश धमनी द्वारा संप्राप्य धमनी दशा प्रपन्नम केवलम देहम मासांतरम आश्रितम, ऐसे लिखा है। यानी वायु से बाहर निकालता है उस पित्त को, और दश धमनी द्वारा फिर शरीर में पूरा फैला देता है, और वो त्वचा और मांस का आश्रय लेके फिर प्रदूष्य कफवात अश्रुक त्वक मांस, यानी किसे किसे दूषित करता है, कफवात, रक्त, त्वचा और मांस, इनको दूषित करता है, और फिर उसके शरीर में अलग अलग वर्ण बनाता है, पांडु, हरिद्र, हरित ऐसे, और उसे हम पांडु कहते हैं। पांडु, हरिद्र, हरित ऐसे बहुत अलग अलग त्वचा के वर्ण बन जाते हैं, और उसे पांडु कहा जाता है। ये श्लोक है एक्चुअली संहिता का, और उन्होंने उसे क्वेश्चन में कैसे कर दिया है, उन्हें उसे उसे 5 ऑप्शंस बनाए हैं, ए बी सी डी ई, और ये ए बी सी डी ई बना के फिर उन्होंने बोला कि इसे फिर आप सीक्वेंस से अरेंज कर लो। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, आपको पांडु संप्राप्ति कभी आपने पढ़ी भी होगी, यूजी में भी आपने लिखा भी होगा एसएक्यू के लिए, लेकिन फिर उन्होंने ऐसे क्वेश्चन को चेंज कर दिया। तो ये क्वेश्चन का एंगल आपको पता होना चाहिए कि वो पूछा कैसे जाता है एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन है जो फिर उन्होंने फिर ए बी सी डी, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए तो कैसे पूछा गया है। मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करता क्योंकि काफ़ी सारा फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर उसका आंसर आप देखो तो बी ए डी सी ऐसे उन्होंने किया है, यानी बी ए डी सी, यानी जो ए बी सी डी यहाँ पे दिया है उसको समुदीर्णम यदा पित्तम सेकेंड पॉइंट पे दिया है। देन ए वाला आएगा वायुना बलनम क्षिप्तम, फिर डी आएगा यानी प्रपन्नम केरम देह ऐसे, और फिर सी प्रदूषक अपवात अश्रुक, और लास्ट में पांडु हरिद्र हरित आ जाएगा। इस तरीके से उन्होंने उस संप्राप्ति को तोड़ के उसे 5 एलिमेंट्स बना के उसे सीक्वेंस से अरेंज करने के लिए बोला है। तो ये क्वेश्चन है, आप याद रखिए कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, और ये शतशील अध्याय का क्वेश्चन है। शतशील अध्याय जो 11 नंबर का अध्याय है, उसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन कि जो स्त्री गर्भधारणा करना चाहती है किंतु जिससे बार बार गर्भस्राव हो जाता है, उनके लिए आचार्य चरक ने क्या बताया है। एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई श्लोक ऐसे पूछा नहीं गया, एकदम थ्योरी पूछ के उन्होंने फिर ऑप्शन में रखा है कि अभ्यादि मोदक, पंचम सर्पी मोदक, त्रिफला मोदक और तृतीय सर्पी गुड़ ऐसे दिया है। तो ये देखिए पंचम सर्पी मोदक इसका आंसर, जो शतशील अध्याय का एक कल्प है, और पंचम सर्पी मोदक में एकदम लास्ट में एक लाइन है, तो वो लाइन उन्होंने फिर वहां से उसका ट्रांसलेशन पूछा है, और वो लाइन ऐसा है कि गर्भार्थी निनाम गर्भच स्त्रवेत यासा म्रियते वा, यानी उनको ऐसा कहना है कि जो स्त्री गर्भधारणा करना चाहती है फिर भी उसे गर्भस्राव हो रहा है, या फिर जिसके बच्चे मर जाते हैं, उनके लिए फिर कौन सा कल्प है, तो ये पंचम सर्पी मोदक है। तो वही उन्होंने लाइन उठाया है, लेकिन वो ट्रांसलेशन में दिया है कि जो स्त्री गर्भधारणा करना चाहती है किंतु जिसे बार बार गर्भस्राव हो जाता है, उनके लिए कौन सा कल्प योग्य है, तो वो पंचम सर्पी मोदक है। देखिए पूछने का तरीका कैसा है कि फलश्रुति तो पूछी है, जैसे च्यवनप्राश की भी पूछी थी, लेकिन वो श्लोक पूछा था, यहाँ पे उन्होंने थेरी से पूछा है। तो ये एक अलग एंगल है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चरकल्पस्थान से। चरकल्पस्थान का वेटेज वैसे बहुत कम है, लेकिन एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा अलग है कि चरक संहिता कल्पस्थान चतुर्थ अध्याय में धामार्गव के कुल डैश कितने योग है, यानी कितने योग है उनको पूछना है, और जिसमें कल्क योग कितने हैं। तो जनरल देखिए जो कल्पस्थान पढ़ते हैं इसके पहले, यानी ये
क्वेश्चन हो या फिर अभी भी लेटेस्ट ऐसे ही ट्रेंड है कि चरक संहिता का कल्पस्थान पढ़ते समय जनरली स्टूडेंट्स मदन फल के कल्प है उसका बाइफरकेशन याद रखते हैं कि मदन फल के जो जितने भी कषाय योग कितने हैं, मात्रा योग कितने हैं वगैरह सब कुछ। लेकिन दामार्ग जैसे द्रव्य का कल्प की एकूण संख्या याद रखना ठीक है, 60 कल्प है उसके, लेकिन उसका बाइफरकेशन यानी 60 कैसे हो गए वो याद रखना मुश्किल है। और ऐसे कितने 12 द्रव्य उसमें, 12 से भी ज्यादा द्रव्य है, तो इतने सारे द्रव्यों को अलग अलग उनकी कल्प संख्या याद रखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए याद रखिए ये अलग क्वेश्चन है, ये 2020 में पूछा था, जो एक ऑफ द ट्रेंड क्वेश्चन था कि धामार्गों की कुल संख्या तो ठीक है, लेकिन उसके कल्क संख्या के ऊपर भी उन्होंने पूछा है कि वो उसका आंसर 10 है, 10 उसके कल्क योग है। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये भी एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है जो 2020 में पूछा गया था चरकल्पस्थान के चौथे अध्याय से। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए ये भी एक अलग क्वेश्चन है कि आचार्य चरक ने कटुकादि घृत का प्रयोग निम्न में से किसकी चिकित्सा में बताया है। तो कटुकादि घृत देखिए पांडु में आता है, अगर आप देखेंगे तो पांडु अध्याय में 49 नंबर का जो श्लोक है जनरली वहां पे कटुकादि घृत का वर्णन आ चुका है। लेकिन यहाँ पे पांडु उन्होंने ऑप्शन दिया ही नहीं, उन्होंने उसके फलश्रुति में से अलग अलग व्याधि है, तो उसमें से एक व्याधि यहाँ पे रखा है, वो अश्रुगदर वहां पे एक्चुअली संहिता में है, लेकिन यहाँ पे रक्त प्रदर करके उन्होंने ऑप्शन दिया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत डिटेल पूछा गया है, बिकॉज एक कटुकादि घृत पांडु में याद रखना वो पहले कठिन हो जाता है, और उसकी फलश्रुति में इतने सारे व्याधि है उसमें से एक व्याधि याद रखना और मुश्किल है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि परिप्लुता योनियोपथ से लेकर ऑलमोस्ट योनिकंद तक जो ऑप्शन दिए उसमें से इसका आंसर रक्त प्रदर है। तो ये भी एक याद रखिए, पूछने का तरीका कैसे देखें कि एक कल्प पूछा गया है लेकिन उसका मुख्य रोग अधिकार नहीं पूछा है, उसके फलश्रुति में से बहुत सारी जो व्याधि उसमें से एक व्याधि उठा के उन्होंने उसका ऑप्शन बना दिया और उसका आंसर ये रखा है रक्त प्रदर या फिर अश्रुगदर, और यहाँ से वो क्वेश्चन उन्होंने बनाया। तो ये 2020 का क्वेश्चन है। ऐसे ही आप आगे सेम देखोगे, ऐसा ही क्वेश्चन और है कि 2021 में ऐसे पूछा गया। देखिए अगर इसमें आप देखो 2020 में वैसे पूछा था, अभी 21 में ट्रेंड वही है, लेकिन पूछने का उन्होंने थोड़ा सा प्लेस उसका अलग कर दिया, राजस्थान से पूछा है। तो राजस्थान में चरक द्वारा वर्णित तालिशादी चूर्ण का प्रयोग किस में किया जाता है। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि राजस्थान में हमने देखा है कि तालिशादी चूर्ण, तो राजस्थान तो ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर उन्होंने क्या लिखा नीचे, ग्रहणी दोष कुष्ठ प्रवाही का रक्तपित्त, और फिर यहाँ पे आंसर ग्रहणी दोष आ जाता है जो चरक चिकित्सा के 8वें अध्याय का संदर्भ है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी देखिए कि तालिशादी चूर्ण का मुख्य रोग अधिकार तो हमें पता है राजस्थान है, लेकिन उसके फलश्रुति में से एक व्याधि ग्रहणी दोष है, उसे उन्होंने उठा के उसका ऑप्शन उसको आंसर बना के फिर वैसे पूछा है। तो पूछने का तरीका आप समझ जाओ कि ऐसे पूछा जाता है। तो इतने सारे पीवाईक्यू हमने डिस्कस किया ताकि आपको समझे कि एक्चुअली पढ़ते हम तो काफी सारा है, लेकिन पूछने का जो तरीका है उनका काफी अलग है। कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग याद रखा है हमें तालिशादी चूर्ण वगैरह सब कुछ, लेकिन वैसे एग्जाम में नहीं पूछा था, पूछा कुछ अलग ही जाता है, ऐसा है। तो ये सारे पीवाईक्यू से आपको काफी लर्निंग मिल जाएगी। ये वीडियो आप थोड़ा बार बार देखें तो आपको समझेगा कि चरक चिकित्सा को कैसे पढ़ना है। तो ठीक है, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। तो अगर इस वीडियो का पसंद